नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज हम कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेशन बैच, जिसको जुनून बैच हमने नाम दिया है, में आपका स्वागत करते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस पे हम डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन बैच लेकर आते हैं। जिस प्रैक्टिस सेशन बैच का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप एग्ज़ाम में जब बैठें तो क्वेश्चन से अजनबी ना रहें। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या उनके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, ऐसे सवालों की सीरीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं कांस्टेबल लेवल एग्जाम। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि फिर से प्रयास करने में मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत जीरो से नहीं अनुभव से होती है। बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको जब भी लगे कि आपके प्रयास में कमी है, आप रीस्टार्ट करिए, शट डाउन मत करिए। रीस्टार्ट करेंगे जब आप, तो आप कुछ एक्सपीरियंस के साथ रीस्टार्ट कर पाएंगे। और ऐसे ही स्टार्ट करेंगे तो जो पिछला अनुभव होगा, जब आपने पहली बार असफलता प्राप्त की है, तो दूसरी बार के प्रयास में पहली बार की असफलता आपके लिए अनुभव का काम करेगी। और हो सकता है वो एक्सपीरियंस आपको दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में सक्सेस दिला दे। राइट ना? तो सक्सेस की जो भूख है उसको बना के रखिए, प्रयास जारी रखिए, सफलता मिलना तय है, ये पक्की बात है। शुरू करते हैं, आते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला सवाल है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है संभवतः। कह रहे हैं, हाँ पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक तरफ आपको इनलॉज भी कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा छोटा भी कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे रख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूरा विजिबल हो रहा होगा, देख लीजिए। क्या रहे हैं सवाल कह रहे हैं कि गुड्डी, पूनम तथा सुमन ने एक क्रमशः ने एक व्यापार, ऐसे समझ लीजिए कि व्यापार क्रमशः 27,000, 81,000 और 72 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ किया। ठीक है, ने एक दुकान आरंभ किया। एक वर्ष बाद इस दुकान से प्राप्त लाभ की साझेदारियों की पूंजियों के अनुपात में विभक्त कर दिया गया। यदि पूनम का भाग 36,000 है तो कुल लाभ कितना है? बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझने की कोशिश करिएगा दोस्त। कह रहे हैं कौन कौन है? गुड्डी है, पूनम है, सुमन है। गुड्डी है, पूनम है और कौन है? सुमन है। तो गुड्डी है तो कितनी है? 72,000, 27,000, 81,000 पूनम और 72,000 सुमन। एकदम आराम से क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल तक हम पहुंच सकें। 9 त्रिक 27, 9 9 81 और 9 8 72। ये अनुपात हो गया किसका? निवेश का। और जो अनुपात निवेश का होता है वही अनुपात लाभ का भी होता है। लाभ और निवेश का अनुपात समान है। क्या करें? यदि पूनम ने 36,000 रुपये प्राप्त किए, यानी 9 बराबर 36,000, तो 1 बराबर 4,000, तो पूरा लाभ 9 8 17 3 20, और 20 का मतलब हो गया 20 चौका 80,000। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला सवाल ध्यान देना। देखिए ये सवाल है, ये सवाल बेसिकली ऐसा नहीं है जैसा लिखा गया है। इस सवाल को मैं सही फॉर्म में आपको लिख दे रहा हूँ। क्या है सवाल? बेसिकली सवाल क्या है? क्वेश्चन है बेसिकली √3 कै बार अनंत तक। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर √3 अनंत तक आता है तो इसका आंसर होता है, संख्या ही इसकी आंसर होती है, यानी 3। लेकिन अब ये तो इस सवाल का आंसर हो गया, इस सवाल का आंसर यही हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे इसका अगर मान लो, सपोज करो इस सवाल का तो आंसर ये हो गया, लेकिन अगर आपको ये दे दे कि √3 4 बार अगर दे दे, तो इसका आंसर होता है जो हो, मान लो अगर सपोज करो 3 की पावर 2 टू की पावर n - 1 अपॉन 2 पावर n। क्या मतलब इसका? n मतलब √3 कितनी बार है? 4 बार है।
तो 3 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 में से एक जाएगा 15 बटा 16। इसका आंसर ऐसे निकलता है। मतलब ये सवाल जो सीरीज के सवाल हैं दो तरह से पूछे जा सकते हैं, एक कंटिन्यूअस सीरीज इन्फिनिटी तक, अनंत तक, और एक फिक्स नंबर तक, एक फिक्स टर्म तक, √3 √3 √3 √3 4 बार आपसे पूछ लिया। मतलब √3 में √3 में √3 में √3 क्या वैल्यू होगा, तो 3 की पावर 15 बटा 16 होगा। ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, ध्यान दीजिएगा। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, मेल फीमेल, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि है, महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि है, और ओवरऑल 9% की वृद्धि है। यानी ये 1 हो गया और ये भी अंतर 1 हो गया। ये दोनों अंतर बराबर हो गए। 1 और 1 का मतलब क्या हो गया? 2 भाग बराबर। देखो अब क्या कह रहे हैं कि ये 8000 है, शहर की जनसंख्या 8000, यानी 2 भाग बराबर 8000। कह रहे हैं उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। ठीक है, ठीक है, 1 भाग बराबर 4000। अब ये दोनों बराबर हो गए और जनसंख्या 8000 है, तो ये इससे नहीं मतलब है। मेल भी 4000 और फीमेल भी 4000, 4000 हो गए। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि 10%, ठीक है, संख्या में, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई। ठीक, तो वृद्धि का मतलब क्या है? 4000 प्लस 400, और फिर यहाँ पे 10% बढ़ेगा तो 400 बढ़ेगा, और यहाँ पे 10% 8% बढ़ा तो 320 बढ़ा। अब क्या कह सकते हो आप? कह रहे हैं कि उस जनसंख्या में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो पुरुषों की संख्या क्या थी? 1 भाग बराबर 4000 थी, यानी आपका आंसर कितना हो गया? 4000। इसकी भी जरूरत नहीं है, मेल 4000 फीमेल 4000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान देना, अगले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की निवेश राशि निवेश के लिए है, जिसमें से वह 4,000 रुपए को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर, 3500 रुपए को 4% वार्षिक दर पर निवेश करता है तथा शेष राशि को किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 5,000 हो जाए। ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्त, बहुत सिंपल सवाल है। और आप एक बात समझो कि क्या कह रहे हैं, बात क्या कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बात आपको जाननी है। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की राशि है निवेश के लिए, जिसमें से वह 4,000 रुपए को साधारण ब्याज की 5% दर पर और 3,000 रुपए को 4% दर पर निवेश करता है। शेष राशि को वह किस दर से निवेश करे कि वार्षिक आय 500 रुपए हो जाए। ध्यान देना, वार्षिक आय 500 है, 5,000 नहीं, 500। अब आप देखो एक बात, 4,000 रुपया है, 3,500 रुपया है, और शेष कितना है बच्चा? 5, 4, 3, 7, 7,500, 2,500 रुपये। कह रहे हैं इसको 4,000 को 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 साल, 5% मतलब 20 दूनी 40, 200 रुपया यहाँ से मिल गया। इसको 35% को 4% की दर से, तो 35 दूनी 70, दूना 140 यहाँ से हो गया। आपको चाहिए कितना? 500, इसलिए क्योंकि ये 10% दे रहा है, ये 8% दे, 5% दे रहा है, ये 4% दे रहा है, और इसका रेट पूछ रहा है। तो 3 1 4 2 1 3 340 रुपये मिला। अभी कितना मिलना शेष है? 160। 2,500 रुपया 160 का कितना % है, यही निकालना है। तो देख लो, 160 बटा 2,500 गुणित 100, 0000 से खत्म, 25 छक्का 150, 10 25 चौका 100, 10.4%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझ लो सवाल,
थोड़ा टिपिकल लग सकता है लेकिन है नहीं। कह रहा है कि 10,000 रुपए की कुल राशि है और जिसको वो निवेश करने के उद्देश्य से रखा है। पहले 4,000 रुपए को अगर वो 5% वार्षिक दर से निवेश करता है तो एक साल में कितना ब्याज पाएगा दोस्त? तो एक साल में पाएगा 500 रुपए का ब्याज, अरे सॉरी 200 रुपए का ब्याज। दूसरा पार्ट क्या है? 3500 रुपया 4% की दर से, तो 140 रुपया ब्याज हो जाएगा। और 2500 रुपए का जो ब्याज है, 2500 रुपए पर कह रहे हैं कि ये तीनों का ब्याज मिला के कितना होना चाहिए? ये तीनों का ब्याज मिला के 500 होना चाहिए। किसका? ये ब्याज और ये ब्याज दोनों को जोड़ दिया तो ये 340 हुआ। होना कितना चाहिए? 500, यानी 160 ब्याज आपको यहाँ मिस हो रहा है। अगर तो 2500 रुपया किस दर से निवेश किया जाए कि 160 रुपये ब्याज मिल जाए, तो 160 बटा 2500 गुणित 100 6.4% की दर से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सोलह आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 आदमी और 8 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सिंपल सा सवाल है, समझ लीजिए। 16 आदमी 15 दिन और 24 बच्चे 20 दिन, तो 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 3 से खत्म, एक संबंधी 2, यानी एक पुरुष का काम 2 बच्चे के काम के बराबर है। ये M है और ये C है। अब क्या कह रहे हैं? 8 आदमी प्लस 8 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे? जिसको 16 आदमी कितने दिन में 8 आदमी 8 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा? 16 आदमी कितना दिन? 15 दिन काम करके पूरा कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ D कर दो, अब यहाँ कर लो D गुणित, ये बच्चे हैं 8 बच्चे को 4 आदमी कर लो तो 12 आदमी बराबर 16 आदमी गुणित 15, ठीक। तो D बराबर हो जाएगा 16 गुणित 15 बटा 12, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20%। कितना हो गया? 20%। कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे? सॉरी 20 दिन, सॉरी परसेंट नहीं आएगा, 20 दिन आएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 20 दिन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव को एक नाव धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल आने के लिए गए समय से आधा समय लेती है, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल धारा के वेग के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल से सवाल समझने की कोशिश करिएगा। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के विपरीत प्रतिकूल आने में लिए गए समय का आधा समय लेती है। यानी अगर नाव और प्लस धारा जोड़ दें, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो कह रहे हैं कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए गए समय का आधा समय लेती है। अच्छा, ठीक है, स्पीड की बात कर रहे हैं ना। चलो, चाल S1 S2, ठीक, ये S1 S2 हो गया। अब क्या कह रहे हैं? दूरी बराबर है, दूरी फिक्स है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, ठीक। तो दूरी बटा चाल का मतलब ये हो गया कि यहां कितना समय लगता है? अगर t समय लगता है तो यहाँ t/2 टाइम लगेगा। क्लियर बात? t/2 टाइम लगेगा, या यूं कह सकते हैं कि अगर टाइम का रेशियो निकालोगे तो टाइम का रेशियो बनेगा 1/2, ठीक है। तो चाल का रेशियो बनाओ, चाल का रेशियो क्या बनेगा? 2 और 1, यानी x प्लस वाई क्या होगा? 2
और x माइनस वाई क्या होगा 1 0। ठीक, अब आप क्या करोगे, 0 नहीं यार 1 को, सॉरी, एक हो गया। अब क्या देखते हो, अब देखो नाव की चाल निकालनी हो तो जोड़ दो, 2 + 1 बटा 2 यानी 1.5, और धारा की निकालनी हो तो 2 - 1/2 यानी 0.5 किलोमीटर। यही इसका आंसर। समझ गए ना। धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x + y धारा के साथ नाव की चाल जुड़ जाएगी, धारा के विपरीत x - y। मान लिया धारा के अनुकूल चाल s1 है और धारा के विपरीत चाल s2 है, तो यहाँ पे कितना d दूरी बराबर हो गई, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, तो t/2 और t, टाइम एक संबंध 2, चाल 2 संबंध 1 हो जाएगा। ठीक है ना, टाइम चाल का उल्टा होता है। सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंपल सा, यदि 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, सिंपल सा बना लेते हैं। देख लो आप, 2 कलर का हो गया। कह रहे हैं ये 5 मीटर चौड़ा है रास्ता। रास्ता कौन है, ये है। पाँच मीटर चौड़ा रास्ता। तो क्या कह रहे हैं, रास्ते का क्षेत्रफल। देखो यार, कह रहे हैं कि ये अंदर से 20 मीटर है, ये अंदर से 20 बता रहे हैं, ये 20 बता रहे हैं और ये 15 बता रहे हैं। चलो हम इसी को बढ़ा लेते हैं। अगर 5 मीटर इधर बढ़ गया सपोज, तो ये पूरा कितना हो गया 30। सामने भी वही स्थिति 30, तो लंबाई 30 30 और फिर चौड़ाई 15 15, 15 पर 30 15 45। और सॉरी, हाँ 15 15 30 और 15 15 15 30 और 15 45 15 60, 30 30 60 30 90। ये लंबाई हो गई उसकी सड़क की। चौड़ाई 5 पता है तो 9 × 5 = 45, 450 मीटर स्क्वायर। ये आपका उस सड़क का क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, श्रीमान यक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किमी/घंटा की गति से जाने से 6 मिनट जल्दी पहुंचते हैं। 6 मिनट जल्दी पहुंचते हैं। यदि वे 24 किमी/घंटा की गति से स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देर से पहुंचते हैं। तदनुसार उनके कार्यालय की दूरी कितनी है। ध्यान से समझिएगा कि कोई श्रीमान यक्स हैं, कोई श्रीमान यक्स हैं, ये इनका घर है, ये इनका ऑफिस है, ऑफिस, ये उनका ऑफिस है।
मान लेते हैं इनके बीच की दूरी d है। तो d दूरी अगर वो 24 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं तो जितना समय ले रहे हैं d माइनस 30 से अगर जा रहे हैं, सॉरी d बाई 30 पहले होगा, नहीं ठीक है, d बाई 30 से जा रहे हैं तो उसके बीच जो अंतर है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। एक चाल है 24 और दूसरी चाल है 30, तो 5 मिनट और 6 5 11 मिनट, तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है और 5 मिनट देर से, कुल 11 मिनट का अंतर आता है, यानी 11 बटा 60, डी निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। 120 एलसीएम हो गया, 24 चौका 120, सॉरी 24 पच्चे 30 चौका, यानी डी बटा 120 बराबर 111 बटा 60, या डी बराबर 22 kmph। ठीक है, अगला सवाल। एक दुकानदार ने 600 रुपए के अंकित मूल्य की एक दुकानदार ने 600 रुपए के अंकित मूल्य की एक कुर्सी क्रमशः 15% और 20% के 2 क्रमिक छूटों के पश्चात छूटों पर खरीदी। उसने उस कुर्सी के परिवहन पर खर्च किए, उसने उस कुर्सी के परिवहन पर उसने 2 क्रमिक छूटों पर खरीदी, उसने उस कुर्सी के परिवहन पर खर्च किए 28 रुपये। तत्पश्चात उसे 445 रुपये बचे, तदनुसार उसके लाभ का कितना प्रतिशत होगा, उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करिए कि 600 की कुर्सी है, उसने 15% और 20% की छूट दी पर खरीदी यानी सीपी की बात कर रहे हैं। चलिए सीपी निकाल लें। सीपी बराबर हो जाएगा 600 85/100 गुणे 20/100। 0000 से काट दो, 20 पंजे 100, 17 पचे 85, 17 छक्का 102। ठीक, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं ना। 100, अरे क्या हो गया, गड़बड़ कट गया क्या भाई, 1 मिनट, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। अच्छा गड़बड़ नहीं कट गया, थोड़ा मैं गड़बड़ सोच लिया। 600 रुपया था, 600 रुपये में 15% छोड़ा तो 85% मिला, 85/100, और 20% छोड़ा तो 80/100। अब सही आएगा। ये 0000 से ख़त्म हो गया। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 से काट देंगे, ये 17 पचे 85, तो 17 पचे 85 हो गया। 17 चौका 68 गुणित 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 436 रुपये। ये आपका सीपी हो गया। इसमें 28 रुपये परिवहन पर व्यय हो गया, तो 8 से 14 1, 3 2 5 1 6 और 4, 464 रुपया उसका एक्चुअल सीपी हो गया। और बेच कितने में रहा है, 545। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 600 नहीं, बेचा कितने में, 545 माइनस 464 बटा 464 गुणित 100, कितना परसेंट आ जाएगा ये लगभग आपको 25% का प्रॉफिट दे देगा। कितना प्रॉफिट, %25 का प्रॉफिट दे देगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त
आवश्यक अंक 88 है। किसी विद्यार्थी को छह विषयों में प्राप्त आवश्यक अंक 88 है। बाद में सत्यापन करने से पता चला कि एक विषय में उसके अंकों को गलती से 68 के स्थान पर 86 लग गया था। उसे प्राप्त अंकों का सही औसत क्या है? सवाल ऐसा है कि किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक, आवश्यक नहीं औसत, तो कह रहे हैं कि किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 88 है। बाद में सत्यापन से पता चला कि 68 के स्थान पे 86 लिख गया। 86 है, 68 नंबर गलती से 86 हो गया, तो कितना ज़्यादा लिख लिया आपने? 16 में सेट गया, 8 और 1 18 नंबर। 18 नंबर आपने ज़्यादा लिख लिया, यानी योग में आपने 18 ज़्यादा लिख लिया, तो औसत में कितना ज़्यादा लिख लिया होगा? बटा 6, यानी औसत 3 ज़्यादा हो गया होगा। यानी नया औसत जो होगा वो 88 से 3 कम, यानी 85 होगा। 85। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? कर लोगे? समझ लो फिर से। किसी विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 88 हैं। बाद में सत्यापन करने से पता चला कि एक विषय में उसके अंकों को गलती से 68 के स्थान पर 86 लिख गया, यानी 18 नंबर ज़्यादा लिख गया। यानी योग में 18 बढ़ गया, तो औसत में कितना बढ़ गया होगा? 18 बटा 6 3 बढ़ गया होगा। तो यही 88 में से 3 घटा देंगे तो 85 हो जाएगा। क्लियर है? कह रहे हैं कि एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भरता है। 3 गुना तेज भरता है। एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भरता है। दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? बहुत सिंपल सवाल समझो। एक अगर धीमा वाला 3x घंटे में भरता है, तो फास्ट वाला x घंटे में भर देगा। एलसीएम 3x, इसका 1 घंटे का काम 3, इसका 1 घंटे का काम 1, यानी 4, यानी 3x/4 इज इक्वल टू 36, यानी x 12, तो x बराबर 12/96। ठीक है, कितना समय लग जाएगा? 90। तो क्या कह रहे हैं? तो धीमा गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो धीमी गति वाला कितना समय लेगा? 3x बराबर 48, सॉरी 48, हाँ सॉरी 48, राइट? ये 48 आवर्स होगा। अब क्या करें? धीमा वाला कितने दिन भरेगा? तो धीमा वाला 48 तियां 3x, तो 48 तियां 8 त्रिके 24 की 4, 1 मिनट, 48 गुणे 3, इतना मिनट में भरेगा। घंटे में बदलना है तो बटा 60 कर लो, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 तिहाई 12/5, यानी 2 सही 2/5 घंटे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप ज्ञात करो। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? सिंपल सवाल समझने की कोशिश करिएगा कि एक फार्मूला है आपके पास। क्या? अगर आपको समबाहु त्रिभुज पता है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता है, तो a², उसकी भुजा a² इज इक्वल टू होती है देखो यार, ऐसा बनाना पड़ेगा, सॉरी ऐसा होगा। कैसा? देख लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। अब ध्यान देना, इसमें ऊंचाई लेना है।
ये ऊंचाई ले लिया हमने, ठीक, और ये 8 है। और समबाहु त्रिभुज है तो सब क्या है, बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, ए और ये शीर्ष अर्धक है तो ये a/2 हो जाएगा। तो इसमें a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक। तो a स्क्वायर माइनस a² 4 इज इक्वल टू 64, या 3a² इज इक्वल बाई 3a² 4 इज इक्वल टू 64, ठीक है, 64 हो जाएगा, या a² इज इक्वल टू 64 इंटू 4/3 हो जाएगा, ठीक है। या a इज इक्वल टू, अगर वर्गमूल ले लेंगे तो a इज इक्वल टू 8 दूनी 16 बटा करनी में 3 हो जाएगा। ये भुजा हो गई। परिमाप चाहिए तो 3 से गुणा कर लीजिए, परिमाप बराबर 3a, और 3a का मतलब हो गया 3 इंटू 16/√3 यानी 48/√3, या इसको कर सकते हो 16√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर लेंगे। अगला बढ़ाइए, क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 4 आदमी और 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर उसे 10 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 आदमी और 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। चलो ठीक है, 4 आदमी 6 औरत 8 दिन, जबकि 3 आदमी 7 औरत कितना दिन, 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 20 औरत मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, सिंपल रेशियो बना लेंगे। ये 4 बार कट जाएगा 2 से, ये 5 बार कट जाएगा, तो 4 चौके 16m प्लस 6 चौके 24w बराबर 15m प्लस 35w। 1m इज इक्वल टू, ये घट जाएगा तो 35 24 11w। 1m इज इक्वल टू 11w। अब क्या है, सीधा सवाल हो गया, 4 आदमी, अब एक देखो, एक आदमी का काम 11 महिला के काम के बराबर है, तो 4 आदमी और 6 महिला किसी काम को अगर 8 दिन में कर सकती हैं तो 20 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी, यही सवाल है। तो 4 आदमी को महिला में बदल दो तो 44 महिला हो जाएंगी, और 44 6 50 महिला अगर 8 दिन में कर सकती हैं तो 20 महिला कितने दिन में करेंगी, w से ख़त्म, और 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 5 10 50, 10 दूनी 20, डी आ गया 20 डेज। कितने दिन में, 20 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला सवाल है बलजी चार्ज भरत, कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 है, तदनुसार राशि क्या है। इसके लिए तो फार्मूला है एक अपने पास, सिंपल सा फार्मूला है, उसी को यूज करते हैं। वो क्या फार्मूला है, 2 साल के लिए तो देखो ये आसान है, क्या, D इज इक्वल टू पी R/100 का होल स्क्वायर। ये अंतर दे रहे हैं आपको 48, और P हो गया ये, R क्या दे रहे हैं 20, 20 का मतलब कितना हो गया 20/100, 1/5 स्क्वायर है, 1/5, 5 बचे 25, P बराबर कितना हो जाएगा 1200, मूलधन 1200 सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। ये 12,000 गलत ऑप्शन है, 1200 मूलधन 1200, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 10%, 25% और 30% के समतुल्य क्रमिक बट्टा। चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, कि आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा, कि आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है।
सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ शानदार और चुनिंदा सवालों के साथ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम फिर उनको डिस्कस करेंगे आपके साथ कल इसी समय इसी चैनल पर। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।